केंद्र की सत्ता में एनडीए ने लगाई जीत की हैट्रिक, देश ने दिया मोदी 3.0 का जनादेश। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग, कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार। चुनाव नतीजों पर बैठक में हो सकती है चर्चा। सरकार के गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया। सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक, दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बैठक, सरकार गठन के लिए बैठक में मंथन। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा पीएम मोदी और सीएम धामी का जलवा। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी को विपक्ष का झटका, समाजवादी पार्टी ने बनी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी को 33, सपा को 37 और कांग्रेस को मिली 7 सीटें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर कन्नौज के लिए रवाना हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सड़क के रास्ते कन्नौज के लिए हुए रवाना। सड़क के रास्ते कन्नौज के लिए रवाना हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जीत का सर्टिफिकेट लेकर मीडिया से करेंगे बातचीत। मैनपुरी जाकर हवाई यात्रा के जरिए जाएंगे दिल्ली। तो आपको बता दें कि कन्नौज के लिए रवाना हुए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कुछ देर पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि न्यूज इंडिया ने आप तक तस्वीरें भी पहुंचाई थी, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के लिए रवाना हुए थे। मैनपुरी जाकर हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली जाएंगे। कन्नौज के लिए रवाना हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सड़क के रास्ते कन्नौज रवाना हुए अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से कुछ देर पहले तस्वीरें भी हमने देखी, जहां पर कन्नौज के लिए जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं वो रवाना हो चुके हैं और जानकारी है कि कन्नौज पहुंचने के बाद वो सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। यादव सड़क के रास्ते रवाना हुए हैं और भारी सुरक्षा के बीच में जिस तरीके अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे, वहां पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से बैठक कर मुलाकात करने के बाद वो सीधे जिलाधिकारी के कार्यालय जाएंगे और कन्नौज लोकसभा सीट से उन्होंने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज की है। उसके बाद उनका जो सर्टिफिकेट है वो वहां पर हासिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, अपनी बातें रखेंगे कि इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कैसा रहा, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने उनका किस तरीके से सहयोग किया और एनडीए को लेकर के भी निशाना साधेंगे। उसके बाद सीधे वहां पर वो मैनपुरी से मूव ऑन हो जाएंगे और मैनपुरी में जाने के बाद वो हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है दिल्ली के अंदर, उसमें वो शामिल होंगे। और इंडिया गठबंधन की इस बड़े बैठक में 37 दलों के प्रमुख राजनेता जो है वो शामिल होंगे और सरकार बनाने को लेकर के लगातार विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की भी भूमिका अहम होगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रणनीति तय करनी है। तो ये सब तमाम जो बातें हैं वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में ही होनी है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि खासा रसूख है और 37 सीटें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत की हासिल की है, उसके बाद अखिलेश यादव के भी जो फैसले हैं वो अहम हो जाते हैं। तो अब पहले कन्नौज पहुंचना और कन्नौज के बाद में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, और वहीं देखिए शिवा, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है कि पहले वो कन्नौज पहुंचेंगे, वहां पे सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद मैनपुरी जाएंगे, क्या मैनपुरी में भी किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए अवंतिका, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैनपुरी से हवाई पट्टी के जरिए वो सीधे दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वहीं से ही हवाई यात्रा संभव है, इसलिए वो कन्नौज से मैनपुरी की ओर रवाना होंगे। लेकिन मैनपुरी में किसी तरीके की ना कोई जनसभा है, ना किसी कार्यकर्ता से मिलने का प्लान अभी तक आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सड़क के रास्ते कन्नौज रवाना हुए हैं अखिलेश यादव और कन्नौज पहुंचने के बाद सर्टिफिकेट लेंगे, वो मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो मैनपुरी जाएंगे और फिर वहां से हवाई पट्टी के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, नतीजों के बाद मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने कहा कि बीएसपी का भयंकर नुकसान हुआ।
जिन अन्य जातियों को टिकट दिया उन्हें वोट नहीं मिला, अब सोच समझकर ही टिकट बांटेंगे। जिन अन्य जातियों को टिकट दिया उन्हें वोट नहीं मिला, अब सोच समझकर ही टिकट बांटेंगे। मुसलमानों, पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर उठाए सवाल। मायावती को यूपी के नतीजों से बहुत बड़ा झटका लगा है। मुसलमानों, पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर भी मायावती ने उठाए सवाल। बता दें कि मायावती को यूपी के नतीजों से बहुत बड़ा झटका लगा है। बीते दिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का खाता नहीं खुला, जिसके बाद मायावती की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन परिणाम सामने आए, यूपी की बात करें खास तौर पर, तो यहाँ पर बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इसकी क्या बड़ी वजह मानी जा रही है? और साथ ही जिस तरीके से खुद मायावती ने प्रतिक्रिया दी है कि अब वो आगे से सोच समझकर टिकट देंगी, यानी कि जिन प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट दिया था, जिनसे उम्मीद जताई थी, वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा का प्रदर्शन रहा है वो काफी निराशाजनक रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में इस बार उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में उन्हें 10 सीटें मिली थी। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो कहीं न कहीं बसपा को फायदा मिला था 2019 में। लेकिन वही रणनीति जो मायावती ने इस बार खेली है कि अकेला चलो अभियान के तहत इस बार उन्होंने एक एजेंडा बना करके उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था मैदान में। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार के जो परिणाम कल जो आए हैं बिल्कुल बसपा के लिए निराशाजनक है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार उन्हें एक भी सीट का सामना नहीं मिला है, जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी भयंकर नुकसान हुआ है। बीएसपी का जिन अन्य जातियों को टिकट दिया उन्होंने वोट नहीं मिला उन्हें, और अब सोच समझ कर टिकट बांटे जाएंगे। मुसलमानों, पिछड़ों समाज के उम्मीदवारों पर सवाल भी उन्होंने उठाया है। साथ ही साथ मायावती ने यूपी के नतीजों को एक बड़ा झटका बताया है। इसके साथ साथ आत्ममंथन और समीक्षा के लिए वो तैयारी करेंगी। साथ ही साथ में 2000 बिल्कुल संदीप, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जैसे मायावती की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आत्ममंथन करने की तो खास तौर पर बीएसपी को जरूरत है, क्योंकि एक भी सीट उसे नहीं मिली है इस बार। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर बीते दिन जिस तरीके से बसपा का खाता नहीं खुला, उसके बाद मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग, अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी लगाई गई होर्डिंग, अखिलेश यादव की फोटो के साथ लगाई गई होर्डिंग। ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लगाई होर्डिंग, जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लगाई होर्डिंग। जननायक धरती पुत्र के लाल ने कर दिया कमाल, कुछ इस तरीके से लिखी हुई होर्डिंग लगाई गई है। अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से जब रिजल्ट सामने आए हैं और यूपी की बात करें तो खास तौर पर समाजवादी पार्टी की जो है जीत होती हुई दिखी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी यूपी में। उसके बाद होर्डिंग लगाई गई हैं और काफी तरह के संदेश जो हैं वो भी होर्डिंग्स में लिखे गए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, लोकसभा चुनाव में अब तक की समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है क्योंकि अकेले दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें हासिल की। अगर इंडिया गठबंधन के अलायंस की बात कर ले तो 6 कांग्रेस की पार्टी की भी है, तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लोकसभा सीटें हासिल की है और ये ऐतिहासिक है। और इसी के चलते जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें उत्साह है। कल शाम से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर बाहर जो है किस तरीके पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। और आज रात से ही सुबह से ही देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो आसपास है वहां पर अखिलेश यादव को लेकर के तमाम होर्डिंगें लगवाई गई हैं। ऐतिहासिक जीत दर्ज की बात कराई गई है और अखिलेश यादव को एक बड़ा नेता बताया गया है।
तो होर्डिंग के जरिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को एक उच्च स्तरीय नेता मान रहे हैं और अब कवायद चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा उसमें नेतृत्व कैसा होगा, उसमें किस तरीके की रणनीति होगी, ये भी अखिलेश यादव फाइनल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तमाम जो जीत की जो बधाइयां हैं वो होर्डिंग के जरिए लखनऊ के अंदर दिखाई पड़ रही हैं और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार इसी होर्डिंग के जरिए अखिलेश यादव को बधाई दे रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते दिन रिजल्ट सामने आए उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी पैठ जमाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई। बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली हैं और जिस तरीके से गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को इससे फायदा मिलता हुआ भी दिखा है। और जिस तरीके से नतीजे सामने आए उसके बाद कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव के आवास के बाहर, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। तमाम तरह के जो मैसेजेस हैं, संदेश हैं, वो लिखकर इन होर्डिंग्स को लगाया गया है। तो वही खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा शिकारपुर अध्यक्ष अमर सिंह बघेल ने लड्डू बांटकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2027 के चुनाव में अब की बार सपा की सरकार होगी। वहीं के न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मीना लड्डू बांट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अमर सिंह बघेल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर दिल्ली के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं और उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जो है वो उपस्थित नजर आ रहे हैं। इस तस्वीरों से साफ पता चलता है कुछ संदेश जो है वो भी राजनीतिक गलियारों में पहुंच रहा है। फिलहाल क्या रणनीति होगी और क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने आएंगी, फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर एक ही प्लेन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपस्थित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जिस तरीके से कल जो रिजल्ट सामने आए हैं और उसके बाद ये इन तस्वीरों का सामने आना क्या कुछ बयां करेगा, क्या कुछ बयां कर रहा है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर एक प्लेन की है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उपस्थित नजर आ रहे थे। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी सरकार। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की है पहली बैठक। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी सरकार। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट बैठक। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की होगी पहली बैठक। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी सरकार। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ ही मिनटों पहले हमने एक तस्वीर दिखाई जहां पर एक ही प्लेन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू से तेजस्वी यादव उपस्थित नजर आ रहे थे और आज दिल्ली में भी मोदी सरकार की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बुलाया है, वो भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। तो दो अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे?
अवंतिका, आपको जी बता दें कि आज जिस तरह की बैठकें जी एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है, और आज शाम इंडिया गठबंधन की 6 बजे बैठक होगी तो 4 बजे एनडीए की बैठक होगी। लिहाजा जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं। उनकी 4 बजे बैठक होगी। तेजस्वी यादव आरजेडी नेता हैं, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनकी 6 बजे बैठक होगी। जी लिहाजा ये देखा जा सकता है कि जब पटना एयरपोर्ट से दोनों लोग दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे थे तो दोनों नेता एक साथ नजर आए, और यहां तक भी कहा कि आगे वाली सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए तो पीछे वाली सीट पर जस्ट उनके वाली बगल वाली पर जेडीयू जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। जी लिहाजा दोनों अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेना, लेकिन दोनों का साथ साथ होना और आगे पीछे सीटों पर बैठना, साथ ही एक ही प्लेन में पटना से दिल्ली तक की यात्रा करना और उससे पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुलाकात होना, इसे स्वाभाविक सवाल ऊपर उठेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी राजनीतिक दल हो। राजनीति में इसके कई मायने निकाले जाते हैं कि जब दोनों धीर विरोधी नेता उस समय एक साथ नजर आए और एक ही प्लेन में नजर आए और आगे पीछे वाली सीट पर बैठे हों और एयरपोर्ट भी साथ दिखाई दे, तो उसके मायने निकाले जाते हैं। खेल तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई पलटने वाला है। फिलहाल इस स्तर की अभी कोई बातचीत नहीं हुई। फिलहाल एनडीए की तरफ से आश्वस्त किया गया है नीतीश कुमार एनडीए की होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने आ रहे हैं और तेजस्वी इंडिया गठबंधन की 6 बजे होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने आ रहे हैं। फिलहाल मायने जरूर कुछ निकाले जाएंगे और निकालना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव होता है और राजनीति ही संभावनाओं का खेल कहा जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो है सरकार बनाने की बात है, केंद्र में किसकी सरकार होगी इस पर चर्चा होनी है, और कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए की बात करें या फिर आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन की बात करें, उनका प्रयास है कि वो केंद्र में सरकार बना सके। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जहां चुनाव नतीजों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। एक बड़ी बैठक जिसमें मोदी कैबिनेट के जो अहम लोग हैं वो उपस्थित नजर आएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक होनी है और बैठक में कई बड़े फैसले भी मोदी सरकार ले सकती है। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में चर्चा होगी। तो दिल्ली में पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। तो वहीं दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक होनी है आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को
पीएम ने दिल्ली बुलाया है। तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली बुलाया है, जहां पर मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की है तैयारी। आज एनडीए की बैठक के बाद तय होगी आगे की रणनीति। सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली बुलाया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर सूत्रों के हवालों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे पीएम। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के साथ मिलने जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे साथ में, सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मिलने। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। कन्नौज दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। कार्यकर्ता पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव आज जाएंगे कन्नौज, जहां पर सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर होगा मंथन और चिंतन। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर होगा मंथन और चिंतन।
आज इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश। सरकार बनाने को लेकर होगा मंथन और चिंतन। उन्नाव से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अजगैन थाना क्षेत्र में हत्या से मचा हड़कंप। धारदार हथियार से युवक की गई हत्या कर कुएं में फेंका गया युवक का शव। सीओ एएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस ने क्रेन से शव को निकाला बाहर। पुलिस को खून से लथपथ मिला शव। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। चंदेर ढाबा के सामने कुएं के पास का मामला। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस के साथ शातिर गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी, आरोपी ढेर। आरोपी पर लूट, हत्या, डकैती के कुल 37 मामले दर्ज। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी, आरोपी हुआ ढेर। आज 5 जून की रात्रि में थाना क्षेत्र खेतासराय के अंतर्गत सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि रुके जाने पर कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग किया गया। इसके बाद आसपास के जो पुलिस बल को वहां पर कॉल किया गया, जिस दौरान पुलिस मुठभेड़ में जब बदमाशों और पुलिस पार्टी के बीच जब फायर एक्सचेंज हुआ है, उसी में एक बदमाश प्रशांत सिंह और प्रिंस पुत्र प्रेम नारायण सिंह निवासी ईश्वरी नेवादा थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा का, जो कि मुठभेड़ में मारा गया है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और ये पिछले करीबन 7 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के मुकदमे इस पर दर्ज थे, जिसमें यह वांछित था। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं बलिया से, जहां पर सदर कोतवाली अंतर्गत भृगु आश्रम में, बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, बलिया से खबर, सदर कोतवाली अंतर्गत भृगु आश्रम में एक मकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि भृगु आश्रम इलाके के पोस्ट ऑफिस गली के एक मकान में दूसरे तल पर अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि इसे बुझाना मुश्किल था। आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में घर में रखे टीवी, फ्रिज, अलमारी सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
बिहार की लोकसभा सीटों के परिणामों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों में साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलना सूबे की सियासत का एक बड़ा संकेत है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की बात करें तो बिहार की तस्वीर जेडीयू के पक्ष में है। बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम काफी हद तक एग्जिट पोल जैसा ही रहा। हालांकि अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के जीत हार की बात करें तो उसमें चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने फिर वापसी कर ली है। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है और इसी के साथ हवा उठ चली है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले तक कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ अपरिहार्य है। तो क्या एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार फिर कुछ वैसा करने वाले हैं? सभी की नजर अब दिल्ली में एनडीए सरकार बनने के लिए बुधवार को होने वाली बैठक पर है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार के नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में आने की बात सामने आ रही है। वहीं जेडीयू ने एक बार फिर पाला बदलने के किसी भी तरह के कयास को खारिज कर दिया है। अगर नायडू या नीतीश कुमार के रुख में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। माझी उपस्थिती असेल। आज काही टीव्ही बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो आणखी कोणाशी बोललो याच्यात काही तथ्य नाही। जे काही कोणाशी बोलले नाही, बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस येथूनही यांच्याशी झालं, बाकी कोणाच्या संबंधित नाही। या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी आहेत त्यांच्याशी विचार विनिमय करून केलं जाईल। सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे, या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टाइगर बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ लेकिन जिंदा है। सर हिंदीमध्ये प्लीज ब्रीफ कराल सगळं। सर त्याच्यावर उत्तर सर एक उत्तर सर एक उत्तर तूच उत्तर दिलंस ना। नितीश कुमार यांची मदत तुम्हाला पुढे मिळेल असं माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणं झालं नाही। एका राज्याचे प्रमुख आहेत आणि त्यामुळे त्याची माहिती असल्याशिवाय त्याचं मी कमेंट करणं योग्य नाही। माझा त्यांचा सुसंवाद आत्ता झालेला संबंध आहे पण आत्ता बोलणं झालेलं नाही। सबसे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे 2014 में बिहार लोकसभा की सीटें, भाजपा 22 सीटें, जेडीयू 2 सीटें, आरजेडी 4 सीटें, रालोसपा 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, एनसीपी 1 सीट। 2019 में बिहार लोकसभा एनडीए को 40 में से 39 सीटें, बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, आरजेडी 0 सीट।
आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों के परिणाम पर लोगों की नजर टिकी रही है। चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का साथ आना सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। बिहार के सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला काफी सोच समझकर कर लिया है। दोनों ही दलों ने संख्यात्मक रूप से समाज के उन वर्गों को छुआ जो अभी तक काफी बिखरे हुए थे। बात चाहे हम अति पिछड़े वर्ग की करें, पिछड़े वर्ग की करें, ओबीसी की करें या सामान्य वर्ग की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सामूहिक पहुंच काफी ज्यादा विस्तृत और कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही है। वहीं अगर आपने बिहार में राजनीतिक यात्राएं की होंगी या बिहार के लोगों से संवाद किया होगा तो आपको एक बात नोट करेंगे कि राजद को वोट बैंक ज्यादा मुखर और आक्रामक है। चुनावी रैली या पोलिंग बूथ पर यादव समाज के लोग उत्साह के साथ मौजूद रहे। यही बात मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कही जा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को यूपी में 62 सीटों पर जीत मिली थी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को यहाँ की सीटों के आंकड़ों में जो बढ़त मिली है वो बीजेपी को हैरान करने वाली है। वहीं कांग्रेस को जहां 2019 में महज 1 सीट मिली थी, उसके लिहाज से कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सूबे के नतीजों में जो स्थिति दिखी है उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। न केवल 400 का सपना टूटता दिखा, जाहिर है कि यूपी की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उसका नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ है। आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही थी। पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया वे सीधा इशारा था कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर एनडीए की 2 साल पुरानी तैयारी को पलीता लगा दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने स्थानीय नौनिया नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से इसीलिए लाए गए थे कि उनका लाभ घोसी और आसपास की सीटों पर लिया जा सके। पर जब बीएसपी ने एक नौनिया जाति के कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया तो जाहिर है कि एनडीए का काम खराब होना ही था। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही कारण है धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते दिखे। उत्तर प्रदेश में छत्रियों की नाराजगी का भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का छत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसका आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना है। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई गई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने छत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र के कई वादे पूरे किए। राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भयमुक्त माहौल बनाने के लिए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। फिर भी राज्य में कैसे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और एनडीए के विजय अभियान पर ब्रेक लगा दिया। यहां तक कि अयोध्या की सीट फैजाबाद में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा था। कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी ने बहुत माहौल बनाया, लेकिन इसमें प्रभावी भूमिका सपा की नजर आई। देखिए रिपोर्ट। आने के साथ ही यूपी में गठबंधन और एनडीए की कड़ी टक्कर देखी गई। यूपी में सपा ने बढ़त बनाते हुए एनडीए को पछाड़ दिया। माना ये भी जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर मैदान में नहीं उतरते तो एनडीए की राह में इतने रोड़े नहीं आते। खास बात ये रही कि इस बार अखिलेश यादव की टोन उस तरह से मुसलमानों के पक्ष में लगातार नहीं रही जैसे मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। फिर भी प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत समझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। बहुजन समाज पार्टी अगर अपने मतदाताओं को एकजुट रखने में लगातार नहीं लगी रहती तो फैसला कुछ और ही होता। बीएसपी के ठीक ठाक उम्मीदवार उतारने से गठबंधन को मिलने वाला दलित वोट काफी कम माना जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपने यादव पिछड़ा वोट बैंक को छिटकने से रोकने में सफल रही। यहाँ तक कि जहाँ एसपी से यादव उम्मीदवार नहीं थे, वहाँ पार्टी ने दूसरे वर्गों को भी जोड़ने की भरपूर कोशिश की। इसके मिसाल बलिया सीट पर दिखी। बलिया से सनातन पांडे ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पर वहाँ से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर के विरोध में लड़ रहे थे। सनातन पांडे ने वहाँ ब्राह्मण मतदाताओं को लामबंद करने में सफलता पाई तो एसपी ने अपने परंपरागत वोटरों को उनसे जोड़ा और इसी कारण सनातन पांडे लगातार बढ़त बनाते नजर आए। इसी तरह से पश्चिम की मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बहुत शोर मचाए बगैर अपने वोटरों को मुस्लिम समुदाय के वोटरों से जोड़ने में सफलता हासिल की। दोपहर बाद जो नतीजे सामने आए, राज्य में समाजवादी पार्टी के 37 प्रत्याशी बढ़त पर थे और इसमें कैराना से इकरा हसन चौधरी भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबे वाले इस सियासी परिवार की इकरा के साथ समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को जोड़कर उस इलाके में जीत की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दी जहां पिछले चुनाव में हिंदुत्व का जोर था। यही नहीं, पार्टी ने कांग्रेस के भी अमरोहा से कुंवर दानिश अली और सहारनपुर से इमरान मसूद को भी अपने वोट ट्रांसफर कराने में सफलता हासिल की। क्या पीडीए फॉर्मूला आया है काम? पीडीए का नाम पहली बार अखिलेश ने जून 2023 में इस्तेमाल किया था। उन्होंने भाजपा की नेतृत्व वाले एनडीए के जवाब में इस फॉर्मूले को पेश किया और कई मौकों पर दावा किया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी में सपा का मुख्य वोट बैंक परंपरागत रूप से यादव और मुसलमानों पर रहा। हालांकि पार्टी 2014 से ही राज्य में चुनाव हारती नजर आई। 2014 के लोकसभा चुनाव 80 में से 5 सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 47 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें मिली। पीडीए का विचार अखिलेश के सपा के पारंपरिक वोट बैंक को दलितों, यादवों के अलावा अन्य ओबीसी और मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों तक विस्तारित करने की उद्देश्य से ही दर्शाया जाता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पीडीए अग्रणी जातियों में पिछड़ों को भी शामिल करेगा जो पारंपरिक रूप से भाजपा के वोट बैंक का एक हिस्सा है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि इसी पीडीए फैक्टर के कारण भाजपा न तो कोई गणित लगा पा रही है और न ही कोई समीकरण बना पा रही है और यही कारण है कि भाजपा के पिछले सारे फॉर्मूले इस बार फेल हो गए और प्रत्याशियों के चयन में भी भाजपा काफी पिछड़ती नजर आई। भाजपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। कोई भी भाजपा का टिकट लेकर हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता था। अखिलेश ने एक नारा भी दिया, ली है पीडीए ने अंगड़ाई, भाजपा की शामत आई। और या यूं कहें कि पीडीए का फॉर्मूला काम आता नजर आया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल इंडिया गठबंधन जो है वो 234 सीटों पर रहा, एनडीए 292 पर रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। इंदौर में लोकसभा चुनाव काउंटिंग के दिन एक साथ 3 रिकॉर्ड बन गए। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट पाने का, देश में बड़ी जीत हासिल करने का और नोटा का देश में सबसे वोट पाने का। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में बना दोहरा रिकॉर्ड। इंदौर लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इसके साथ इंदौर में नोटा को करीब 1 लाख वोट मिले हैं। इंदौर के परिणाम की देश भर में चर्चा है। इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया था। इस वजह से कांग्रेस इंदौर में चुनाव नहीं लड़ पाई। कांग्रेस ने जनता से अपील की थी कि नोटा पर वोट दें और अपना विरोध दर्ज करवाएं। परिणाम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी 11 लाख वोट मिले। इससे पहले 2019 में गुजरात के नावासार सीट पर भाजपा के सीआर पाटिल ने 6,89,668 वोटों से जीत दर्ज कर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। शंकर लालवानी देश में सबसे बड़ी जीत है। नोटा का रिकॉर्ड। इंदौर ने इस बार देश में सबसे अधिक नोटा का रिकॉर्ड बना दिया है। नोटा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। अभी देश में सबसे ज्यादा नोटा का रिकॉर्ड फिलहाल बिहार के गोपालगंज के नाम है। वर्ष 2019 के चुनाव में यहां 51,660 नोटा पड़े थे। इंदौर में इस मामले में एक बार नया रिकॉर्ड बना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।